अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम हसनैन अरशद और आज हम करंट अफेयर्स में बात करेंगे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की कि इस कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक देयर इज़ नो मोर an urgent issue than this issue right now that has actually surrounded the minds of the people and academicians and इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें इसकी हिस्ट्री में हैं, क्या अभी हो रहा है, क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, एंड व्हाई इज़ दिस कॉन्फ्लिक्ट so important for the entire world in one way or the other। एक चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जितनी भी डिटेल में जाना चाहें हम जा सकते हैं, बिकॉज it has a history which is centuries old, but at the same time we'll have to see what are the important things that should be kept in mind, and rather than getting into the intricacies and unrelated डिटेल्स, हम उन चीज़ों पे फोकस करें कि जो इस इशू की जो अभी कंटेम्प्रेरीनेस है, जो इसकी प्रेजेंट शेप है, उसके लिए रेलेवेंट है, या इसके जो इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके लिए रेलेवेंट है। So it's very good always to cram facts, figures, but at the same time we always have to see whether whatever we are talking about is relevant one and is important or not, because you are not going to be a historian, but you're going to be a person who's taking an exam and writing and explaining and describing your perspective. So from that perspective it's very important that we stay to the point। एक ब्रीफ सी टाइमलाइन देख लेते हैं रशियन इन्वेजन इन यूक्रेन पे। तो February 24, 2020 से ये चीज़ स्टार्ट हुई है, और now quite a few weeks actually have passed, many weeks have passed, and the armed conflict is nowhere close to its conclusion or resolution। थर्ड मंथ अपना स्टार्ट होने ही वाला है इसका, बल्कि हो गया है। और again there is no hope as of now in near future for its resolution। डेथ्स 46,000 से ज़्यादा हो चुकी हैं अभी तक। डिस्प्लेसमेंट्स 13 मिलियन से ज़्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। सो दीज आर द थिंग्स जिसमें सिर्फ अगर आप देखें तो ये एक चीज़ है जो टू एन एक्सटेंट इम्पॉर्टेंट है, इवन ये भी ऑब्जेक्टिव्स एंड MCQs के लिए। द अदर थ्री आर दोज थिंग्स दैट विल कीप ऑन चेंजिंग, so that is very important। Large Russian military buildup along the Ukrainian border is a big issue, जिसकी वजह से ये चीज़ आई कि with the start of the year ये चीज़ शुरू हो गई थी, और तकरीबन 2 लाख ट्रूप्स जो हैं वो जमा हो गए थे। 21 फरवरी 2022 को रशिया ने एक और स्टेप उठाया जो बहुत अरसे से वो नहीं उठा रहा था, फॉर वन कंसिडरेशन और द अदर, एंड दैट वाज द रिकग्निशन ऑफ टू सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टेटलेट्स और सेमी स्टेट्स इन दैट दीज आर द डोनेस्क रिपब्लिक पीपल्स रिपब्लिक एंड लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है हम इसको अभी मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं। जी सो अब हम देखते हैं कि इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट की क्या सिचुएशन है, और ये जो हमने लुहांस्क और डोनेस्क इनका जिक्र किया है, इनकी क्या हालात हैं। सो दिस इज़ यूक्रेन विच यू आर सीइंग इन येलो, एंड दिस इवन द रेडिश पिंक पार्ट दैट्स आल्सो यूक्रेन। सो ये शो ये कर रहा है कि ये तमाम रीजन जो हो चुका है पिंकिश, ये वो रीजन है जो रशियन कंट्रोल में। ये लेजेंड भी आपको शो कर रहा है, एंड द एरोज टेल यू, अगर तो येलो एरो है तो यूक्रेन एडवांस कर रहा है उस तरफ, यानी जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कीव से फोर्सेस एडवांस करती नजर, और अगर रेड एरोज हैं तो
एडवांसमेंट कौन कर रहा है? रशियन फोर्सेस। तो आप देखें रशियन फोर्सेस ईस्ट ऑफ यूक्रेन से और इवन साउथ ऑफ यूक्रेन में भी अब रशियन फोर्सेस हैं, और बेलारूस जो कि नॉर्थ में है उस साइड से भी अब कुछ एडवांसेस कर रहे हैं। तो 3 साइड से घेर लिया है रशियन फोर्सेस ने। हाउएवर सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, दैट द यूक्रेनियन गवर्नमेंट शिल फॉल इन 2 वीक्स। द गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड, और ये अभी सिचुएशन है। ये रशिया है जो यूक्रेन के ईस्ट में है, ये बेलारूस है, और ये एक और जो चीज़ जो बहुत अहम है, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ क्रीमियन पेनिनसुला। क्रीमिया का जिक्र अभी आगे भी आएगा। सो क्रीमियन पेनिनसुला जो है ये वो पेनिनसुला है जिसको 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था। इस पे पहले ही फौज कशी करके इसको अपने कंट्रोल में ले आए थे, और ये सी ऑफ एज़ोव है। रशिया चाहता है कि इस पेनिनसुला को काबू करने के बाद तकरीबन तमाम रीजन में सी ऑफ एज़ोव पे रशिया का कब्ज़ा हो जाए, जबकि डोनेस्क और लुहांस्क के ये रीजन्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये डोनेस्क और ये लुहांस्क, जिनको कलेक्टिवली डॉनबास रीजन कहा जाता है। अब जबकि डॉनबास रीजन में रशिया का कंट्रोल आ रहा है, या रशियन बैक्ड जो सेपरेटिस्ट हैं उनका कंट्रोल है, तो एक तरह से रशिया ने सी ऑफ एज़ोव की तरफ जितना भी रीजन है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। यूक्रेनियंस मुसलसल डिस्प्लेस कर रहे हैं, तकरीबन 2 मिलियन यूक्रेनियंस जो हैं वो अपने घर छोड़ चुके हैं। तो आप देख लीजिए कि क्या हालात हैं इस टाइम पे, यूक्रेनियंस कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। ये तो रशियन कंट्रोल में कुछ एरिया है, कीव अभी नहीं है रशियन कंट्रोल में, क्रीमिया, डोनेस्क, लुहांस्क, ये सारी चीज़ें, और मारियोपोल एक पोर्ट है, सी पोर्ट है, इस पर भी अभी कब्ज़े की जंग चल रही है, और तकरीबन रशिया जो है वो मारियोपोल के ऊपर कब्ज़ा कर चुका है। अच्छा, अब कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं यूक्रेनियंस? मोल्डोवा, रोमेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, जहाँ जहाँ पर जो रशिया के जो यूक्रेन के बॉर्डर्स लगते हैं वहाँ वहाँ पर एक तरह से कब्ज़ा जमा लिया है, सॉरी वहाँ वहाँ पर यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़ जो हैं वो जा रहे हैं। सो दैट इज़ द करंट पोजीशन। अब मिलिट्री कंपैरिजन कर लें तो अल जज़ीरा ने बड़ा अच्छा मिलिट्री कंपैरिजन किया। तो रशिया हैज़ एन आर्मी ऑफ मोर देन 900,000 ट्रूप्स, while यूक्रेनियन आर्मी इज़ अबाउट 200,000 ट्रूप्स। यानी रशिया की आर्मी तकरीबन 4.5 टाइम्स ज़्यादा है। रशिया के रिज़र्व पर्सनल 2 मिलियन से ज़्यादा हैं, यूक्रेन के ऑलमोस्ट 1 मिलियन। रशिया के पास आर्टिलरी में 7,500 तकरीबन, यूक्रेन के पास ऑलमोस्ट 2,000। आर्मर्ड व्हीकल्स रशिया 30,000, यूक्रेन 12,000, टैंक्स 12,000, 2,500। हेलीकॉप्टर्स जो अटैक करने की कैपेबिलिटी हो, रशिया 544, यूक्रेन जस्ट 34। फाइटर एयरक्राफ्ट्स, we are talking about Russia, there is no comparison, 1,500, and then either less than 100. यूक्रेन स्पेंड करता है ऑलमोस्ट $6 बिलियन अपने बजट, अपने जीडीपी का, और 6 बिलियन जो कि 8.8% बनता है। रशिया ऑलमोस्ट 62 बिलियन यानी 10 टाइम्स से भी ज़्यादा स्पेंड करता है अपने डिफेंस में, और वो इसकी जीडीपी का भी percent of its government spending be about almost 11.5%. So you see, this is not a conflict which is amongst equals or even closer to one another in terms of military capability. Russia का बहुत by a big margin upper hand है यूक्रेन के ऊपर, and that's why it was thought that the moment Russia will decide to invade into Ukraine, Ukraine will fall like a house of cards, which has not happened surprisingly, which is another good. अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री को देख लेते हैं इस रीजन की। सो एक डॉनबास रीजन है
जिसमें जो मेजॉरिटी है वो स्लाविक रशियंस की है। डॉनबास का रीजन हम आपको दोबारा दिखा देते हैं, ये देखिए लुहांस्क, डोनेस्क, इनको कलेक्टिवली डॉनबास का रीजन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये क्रीमिया का जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय द सी फ्रॉम 3 साइड्स। तो ये देखिए क्रीमिया ईस्ट, साउथ, वेस्ट तीनों साइड से जुड़ा हुआ है और सिर्फ एक नॉर्दर्न साइड पे अपने बाकी मेनलैंड यूक्रेन से लिंक्ड है। इधर भी जो एथनिक रशियंस हैं वो ज़्यादा हैं और इसीलिए रशिया ने इधर भी इसी बात पे अपने इरिडेंटिस्ट व्यू पॉइंट को असर्ट किया और यहाँ पर कब्जा कर डॉनबास, डोनेस्क और लुहांस्क रीजन्स का आपको पता चल गया। In February 2014, with Russian backing, the separatist forces attacked pro-government troops in Donbass region। 2014 में, और क्यों वो हम अभी बात करेंगे, तो के रीज़न पे भी बात करेंगे, लेकिन आप देखें February 2014, एग्जैक्टली 8 years बैक, ठीक है जी। और फिर क्या किया कि क्योंकि रशिया मिलिटरली बहुत स्ट्रांग है और ये भी अभी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी अब यूक्रेन की देख रहे हैं, ये तो क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद उन्हें तो कुछ ख्याल ज़्यादा आया कि वो बिल्डअप करें, तो बहुत इजीली रशिया ने अपने बैक्ड मिलिटेंट्स और सेपरेटिस्ट का कंट्रोल इस रीजन में जमा लिया। अगर आप देखें तो ये एक और इंटरेस्टिंग सी बात है कि रशिया ने एक तरह से यूक्रेन के ईस्टर्न और सदर्न बॉर्डर्स को, सदर्न एक्सट्रीमिटीज़ को काबू कर लिया है। ये देखिए, दैट इज़ सदर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन एंड दैट इज़ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन। और 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स सो कॉल्ड रेफरेंडम के बाद बन गई कि हमने रेफरेंडम कराया। 90% प्लस लोगों ने कहा है कि जी यहाँ पर हम अलग रियासतें बनाना चाहते हैं, पीपल्स डोनेस्क रिपब्लिक एंड पीपल्स लुहांस्क रिपब्लिक। रशियन फोर्सेस डॉनबास रीजन में अपनी मिलिट्री और आर्टिलरी की मदद से दाखिल हुई और जो मिलिटेंट्स हैं उनका कब्ज़ा उन्होंने स्ट्रेंथन किया और एक क्वासाई इंडिपेंडेंट स्टेट, ऑटोनमस स्टेट की बुनियाद रखने की बात की। और यही वो रीजन है कि जहाँ से होते हुए रशिया ने अब दोबारा से प्लान किया है कि वो पूरे यूक्रेन को एक तरह से अभी ओवर पावर कर ले। उसके बाद 2014 में ही मिन्स्क अग्रीमेंट 14 और 15 में होते हैं। मिन्स्क इज़ सिटी, कैपिटल सिटी ऑफ बेलारूस, बेलारूस which is to the north of Ukraine, और Belarus is the only dictatorship of Europe. It is called the only dictatorship of Europe, और क्योंकि यहाँ पर हम रशिया को एक तरह से काउंट नहीं कर रहे होते, बिकॉज रशिया इज़ बिगर पार्ट ऑफ इट इज़ इन एशिया टू, तो इतना रशिया थोड़ा सा ट्रिकी केस होता है। सो बेलारूस इज कॉल्ड द ओनली डिक्टेटरशिप लेफ्ट इन यूरोप और इट्स अ वेरी स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ रशियन फेडरेशन। तो 2014-15 में एग्रीमेंट्स होते हैं, तो मिन्स्क अग्रीमेंट जो कि यूक्रेन गवर्नमेंट और प्रो रशियन सेपरेटिस्ट के दरमियान होते हैं, रशियन गवर्नमेंट के नहीं। सीज फायर रीजन में इंश्योर किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा प्रिजनर्स, ताकि जो प्रिजनर्स हैं उनको अपने घरों में वो जा सकें। डॉनबास के रीजन को यानी लुहांस्क और डोनेस्क को, लुहांस्क और डोनेस्क को स्पेशल स्टेटस, ऑटोनमस स्टेटस दे दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाएगी यूक्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन में। विड्रॉल ऑफ वेपन्स बाय प्रो रशियन फोर्सेस फ्रॉम यूक्रेन रशिया बॉर्डर, जो ये यूक्रेन रशिया बॉर्डर है जो कि लुहांस्क और डोनेस्क के रीजन में है, लुहांस्क एंड डोनेस्क रीजन में, यहाँ से बॉर्डर रीजन से वेपन्स को विड्रॉ कर लिया जाएगा। यानी हम आपको ऑटोनॉमी दे देते हैं, आपको खुद मुख्तारी दे देते हैं, मगर अब आप इस वेपनाइजेशन को रोकें, stay within the constitutional limits of Ukraine and then we can move forward। हिस्ट्री में आगे चलें तो ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स के, यूक्रेन एस्पायर करता है नेटो का मेंबर बनना। देखिए इससे पहले हिस्ट्री को थोड़ा सा समझिए। 1991 तक यूक्रेन जो है वो पार्ट रहा है यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक्स का। यानी सोवियत यूनियन एक अम्ब्रेला था और उसके नीचे मुख्तलिफ रिपब्लिक्स थे, यानी कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। फिर ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में आ गए, CIS कंट्रीज़ बन गए, फिर भी रशियन इन्फ्लुएंस उनके ऊपर कायम रहा।
लेकिन साथ साथ एक पॉपुलेशन, क्योंकि वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी का जैसे हुआ कि वेस्ट जर्मनी ने बहुत तरक्की की एंड ईस्टर्न जर्मनी was lagging behind and they wanted to catch up in progress with the other part of the Europe, with the other half of Europe. And then what happened, the Berlin Wall fell. रशिया की इकोनॉमी भी कोई 90s में बहुत अच्छी नहीं रही, फिर थोड़ी इंस्टेबिलिटी भी रही बोरिस येल्सिन और बाकी तो यूक्रेन के अंदर भी प्रो यूरोप सेंटिमेंट्स स्ट्रॉन्ग होते गए और थोड़े से एंटी रशियंस स्लोली वो होते गए बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस। साथ साथ जो कोल्ड वार के दौर में स्टालिन का जुल्म था वो भी एक चीज़ है। एक बहुत बड़ा ड्राउट रहा है, फेमिन बल्कि कहना चाहिए फेमिन रहा है यूक्रेन में, जिसमें हज़ारों लोगों की अमवात हुई। तो यूक्रेनियंस हैवंट फॉरगॉटन द क्रुएलिटी मेटेड आउट ऑन देम इन स्टालिन्स ईरा। सो वो सारी चीज़ें, तो यूक्रेन एस्पायर्स used to aspire and still aspires to an extent to be the member of European Union and NATO, because Ukraine feels itself threatened from Russian Federation। और नेटो का मेंबर तो बनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नेटो ने एक और गेम डाली हुई है, इन्हेंस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर्स यानी EOPs कि यानी नेटो के मेंबर नहीं रहेंगे लेकिन कोई एक नेटो के दोस्त बन के रह सकते हैं। और इसमें आई थिंक स्वीडन भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, तो यूक्रेन इज इट्स मेंबर। लेकिन जब जेलेंस्की आए पोरोशेंको को हरा के, तो जेलेंस्की ने एक्टिवली पुश किया नेटो को कि भाई हमें आप मेंबर बनाएं और मेंबरशिप एक्शन प्लान को एक्टिवेट करें, वी वांट टू बी अ मेंबर, आर सिक्योरिटीज कैन बी गारंटीड ओनली इन दिस एस्पेक्ट। रशिया इस चीज़ से थ्रेटन हो गया, और क्यों थ्रेटन हो गया, वो कहता है नेटो हमारे डोर स्टेप पे ला के आपने बिठा दी। रशिया का ये एतराज़ इतना बिला जवाज़ नहीं भी है। अभी हम आगे चलते हैं तो मैप्स के ज़रिए इसको देखेंगे, और यूक्रेन की इंक्लूजन इन नाटो को एक्टिवली रेजिस्ट कर। ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम, जैसे हमने कहा आगे चल के देखते भी हैं, बाल्टिक स्टेट्स, जो 3 अहम बाल्टिक स्टेट्स हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया, ये नाटो की मेंबर बन चुकी हैं, बिल्कुल रशिया से बॉर्डर करती हैं। फिर हंगरी, पोलैंड, रोमेनिया, स्लोवाकिया, ये भी मेंबर्स बन चुके हैं। तो ये जो 7 न्यू मेंबर्स हैं, ये बड़ा तंगी है, क्योंकि ये अर्स्ट वाइल वार्सा पैक्ट के मेंबर्स हैं रहे हैं, यानी ये रशियन ब्लॉक में थे और रशिया को अपने दोस्त छीनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ हमने जब 91 में ये एक तरह से आप डिसमेंबरमेंट कह लें सोवियत यूनियन की हुई थी, तो यूक्रेन में दुनिया के बड़े एटमी ज़खायर में से कुछ ज़खायर थे, और तब दुनिया ने कहा कि यूक्रेन अगर गिव अप कर दे अपनी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स को, तो विल गारंटी इट्स सिक्योरिटी। अनफॉर्चुनेटली जिस यूरोप ने गारंटी दी उसकी सिक्योरिटी की, वो यूरोप आजकल बस इधर उधर की हाँक रहा है। यूक्रेन इज स्टिल वेटिंग फॉर कंक्लूसिव सपोर्ट फ्रॉम यूरोप एंड the rest of the West, which is America, Canada, so it's still waiting for that. यूक्रेन को एज बफर स्टेट ट्रीट करना चाहता है रशिया। ये सारी चीज़ों को हम अभी आगे चल के पढ़ते हैं। नेटो एक्सपेंशन, दैट इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव मैप। आप देखिए तो 1949 में जब नेटो बना तो कौन कौन मेंबर थे? पोर्टुगल, फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नेदरलैंड्स, यूके और आइसलैंड, नॉर्वे, ठीक है, ये पुराने मेंबर्स थे। 50s से 90s के दरमियान नेटो ने मज़ीद एक्सपेंड किया, और उसमें कौन कौन शामिल हुआ? जर्मनी बाद में आया, क्योंकि जर्मनी की उसके बाद आप देखें तो चेक रिपब्लिक, पोलैंड, हंगरी, ये बाद में आया। हालांकि एक गारंटी थी, एक टैसिट गारंटी कहता है रशिया हमें दी हुई थी आपने, कि आपने अपने ट्रूप्स को ला के हमारे बैकयार्ड में नहीं बिठाना। रशियन बैकयार्ड क्या है कि कम से कम ये जो रशिया की जो सरहद है इसको प्रोटेक्टेड रखना है। रशिया की सरहद अगर मैं ड्रॉ कराना चाहूँ तो ये देखिए, दिस इज रशियन बॉर्डर। जॉर्जिया
ने कुछ ट्राई की शामिल होने की, रशिया ने साउथ ओसेटिया पर 2008 में हमला कर दिया। ये जॉर्जिया के सारे अरमान आंसुओं में बह गए। उसके बाद आप देखें तो यूक्रेन, ये यूक्रेन, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। बेलारूस रशिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाई, लेकिन उसके साथ साथ ये जो 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं ना, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, इनके शामिल होने से बहुत तकलीफ़ हुई रशिया को कि ये तो मेरे पड़ोस में ला के आपने बदमाशी कर ली है, फैला के आपने बिठा दिए। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो बेलारूस के पड़ोस में पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, बुल्गारिया, ये तमाम वो मुल्क हैं जो कि अर्स्टवाइल सोवियत ब्लॉक का हिस्सा थे, जो कि वॉर्सा पैक्ट का हिस्सा। तो अगर आप देखें तो 49 में जहाँ पर ये था नेटो, ये चलें 50s भी देख लें, अब नेटो कहाँ तक आ चुका है। सो रशिया फील्स इट सेल्फ थ्रेटन। ये जो एक गैप फिल अप हो रहा है, रशिया को इससे तकलीफ है। ठीक है जी। सो दैट इज़ नाउ वेयर अब यूक्रेन और जॉर्जिया, ये 2 पड़ोसी रह गए रशिया के, क्योंकि बेलारूस तो रशिया के ब्लॉक में है। यूक्रेन और जॉर्जिया, अगर रशिया कहता है कि ये भी नेटो में चले गए तो नेटो मुझे थ्रेटन करेगा, मुझे डिस्टेबलाइज करेगा, मेरे यहाँ रिजीम चेंज की कोशिश करेगा, और आई डोंट ट्रस्ट NATO and the West, so that is Russia's existential threat as well। ठीक है जी। हिस्ट्री में मज़ीद चलते हैं तो रशिया के क्या क्लेम्स हैं। रशिया कहता है कि जी 12 साल पहले कीवेन रॉस एक सुपर पावर थी, एक स्टेट थी, और वो जितना ये डनीपर रिवर है इसके बैंक्स के अराउंड जितना एरिया था, वो तो एक रशियन एम्पायर, रशियन स्टेट के अंडर आता था। तो हम तो एक लोग हैं। अब ये डनेपियर रिवर अगर आप देखें तो ये शुरू होता है, ये यहाँ से रशिया से स्टार्ट होके बेलारूस और ये पूरे यूक्रेन में जाके इधर जाता। ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताइए कि अब ये पूरा इलाका जो है, इसमें 3 मुल्क आ गए, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन। दिस इज वी 3 वर टुगेदर, वी आर 1। ठीक है, हम एक रशियन सिविलाइजेशन, स्लाविक सिविलाइजेशन का पार्ट हैं। यूक्रेनियंस कहते हैं ये घड़ी घड़ाई बातें हैं और इतना पुराने का हमें नहीं पता, हमें तो हम आपसे अलग हैं, हमारी ज़बान भी टू एन एक्सटेंट आपसे अलग है। यूक्रेन में रशियन डिसेंट के लोग हैं, रशियन रेस भी है, लेकिन यूक्रेनियंस अपने आप को सेपरेट करता है। इंटरेस्टिंगली यूक्रेन का जो मतलब है ना, वो भी कुछ रशिया उसको भी बार बार रेफर टू करता है। यूक्रेन का मतलब क्या है? फ्रंटियर रीजन, यानी सरहदी इलाका। जैसे हमारे यहाँ एक फ्रंटियर सूबा, और यूक्रेन को एज अ बफर स्टेट पहले भी इस्तेमाल किया जाता था फ्रॉम द एम्पायर्स अटैकिंग ऑन। लेकिन फिर यूक्रेन जो है, जब इनकलाब आता है तो फिर लेनिन के दौर में यूक्रेन एक क्वासाई इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर नज़र आता है, एक रिपब्लिक, जिसको पुतिन ने अपनी फरवरी की स्पीच में कहा भी कि लेनिन की ये बहुत बड़ी गलती थी और यूक्रेन तो एक ही है और हमने अपनी ग्लोरी को रीस्टोर करना है। ठीक है, लेकिन अब जो जंग है कि यूक्रेनियन कहते हैं हम एक हैं और हम अलग हैं, और रशियन कहते हैं हम तो एक हैं। ये बिल्कुल इमेजिन करें कि एक इसी तरह की डिस्पैरिटी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, और ये हमारे न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके हक़ में भी जाती है बात कि हमारी कन्वेंशनल जो स्ट्रेंथ है वो उतनी बुरी तो नहीं है, कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडिया के मुकाबले में, लेकिन कंपैरेबल नहीं है, डिस्प्रपोर्शनेट है, कोई 7-8 टाइम्स हम भी कम हैं। तो अगर इंडिया को भी यही ख्याल आ जाए कि पाकिस्तान और इंडिया ये तो मुग़ल एम्पायर, और उससे पहले अशोका के दौर में और उससे पहले और एक अखंड भारत होता था, और हमें तो पाकिस्तान को दोबारा अपने पास रखना है और हम अटैक करते हैं पाकिस्तान पे। और ये जैसे इंडस बह रहा है तो देखें ये इंडस के अलॉन्ग जो सिविलाइजेशन है वो तो एक सिविलाइजेशन है। आप देखें पैरेलल्स आप अगर ड्रॉ करें तो बन सकते हैं। तो अटैक कर दे और कह दे जी मेरी हिसाब से चलना है, पाकिस्तान ने इससे ताल्लुक़ बनाना है, अगर मेरा हिस्सा नहीं भी बनना तो मेरी मर्ज़ी से चलना। तो दैट वाज नॉट और दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। Alhamdulillah, we had a strong military, and Alhamdulillah, political system, our people, they're very
they've gotten very strong, and our nuclear program is one of the most dependable guarantees. तो इस वजह से हम बचे हुए हैं. आप देखिए इन कॉन्ट्रास्ट यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है. 2005 में रशिया में के हिमायत याफ्ता भाई साहब थे, वो अभी उनके हम आपको पूरी हिस्ट्री भी दिखाते हैं. उनको हटाया गया बिकॉज ही वॉज वेरी मच अगेंस्ट, और उन पे इल्ज़ाम था कि वो जो प्रो वेस्ट प्रो यूरोप लीडर हैं उनको उन्होंने पॉइजन करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती इक़्तिदार पे कब्जा की. 2005 में ऑरेंज रेवोल्यूशन आता है एंड ही इज़ ऊस्टेड फ्रॉम पावर एंड ही रन्स अवे टू रशिया. इसी तरह से फिर रशिया ट्राई कर रहा होता है, यूक्रेन ट्राई करता है यूरोपियन यूनियन में आ जाए, लेकिन प्रो रशियन जो हमारे प्रो रशियन उनके प्रेसिडेंट होते हैं वो उसको रेजिस्ट करते हैं. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं होती हैं और हम बाकी टाइमलाइन में नेक्स्ट सेशन में देखते हैं.